मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के बाहर ये टीवी वालों का सारा कारोबार के भी पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मैदान छोटा पड़ गया, आप लोग अंदर आ नहीं पाए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो असुविधा हुई है इसके लिए पार्टी की तरफ से क्षमा मांगता हूं। लेकिन साथ साथ मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपके इस हौसले का, आपकी इस डिसिप्लिन का। मैं तहे दिल से आप सबका, मैं देख रहा हूं हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। शायद आपको सुनाई देता है कि नहीं देता मैं जानता नहीं हूं, तो भी आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने इसका निर्णय करने के लिए सिर्फ नहीं है। ये चुनाव किस दल की सरकार बने किस दल की न बने सिर्फ उसका फैसला करने के लिए भी नहीं है। ये चुनाव चौदह साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव मुख्यमंत्री तय करने के लिए है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में, जो लोग सरकार में है, उन्होंने 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? उनकी जिम्मेवारी है। श्रीमान अखिलेश जी, आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। समय की मांग है कि आप पिछले 5 वर्ष में
उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जरा उत्तर दीजिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग यहां से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या काम किया? भाइयों बहनों, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, मैं मुलायम सिंह जी का आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लिए हम जैसे गरीब लोगों के मन में एक प्रभाव रहा है। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। यहां के लोग मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते हैं कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती है, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला,
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आर्म्स एक्ट, हथियारों के गुनाहगारी में 40,000 शिकायतें दर्ज हैं। 40,000। अगर आर्म्स एक्ट में 40,000 शिकायतें दर्ज हो, हर दिन बलात्कार, हत्या, बेहिसाब। मैंने अलीगढ़ की सभा में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, इनको कानून व्यवस्था में सुधार के लिए न उनको चिंता है, न उनको जिम्मेवारी लगती है। कारण इसलिए है कि ये सारी बदमाशी, बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं। उस इलाके का तुम राजा, जो करना है करते रहो, थाने वाला मैंने बोल दिया तुम्हें कुछ करेगा नहीं। इसी का ये नतीजा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखे में रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने 5 साल क्या किया इसका जवाब दे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसका जवाब मांग रहे हैं कि 5 साल में क्या कुछ किया इसका जवाब दे। उनका कहना है कि अपना काम क्या कुछ किया इसका जवाब न देकर के केंद्र ने क्या कुछ किया है इसका जवाब मांग रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ने निराश किया है, यूपी का विनाश किया है। गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा, ये हमने कहा। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश ने मुझे संसद में भेजा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी,
मैं नौजवानों के हित का काम करवा के रहूंगा। ये मेरा वादा आपको है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब केंद्र में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपने काम दिया और मैंने देखा कि इस देश को किसी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, तो भ्रष्टाचार के दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रख दिया है। इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठकर के भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में से भी भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा ना। तो जिनके कारण भ्रष्टाचार आता है उनको भी तो हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, जब तक ऐसी सरकारों को सजा नहीं दोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है, उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद चाहिए। केंद्र में जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी, तो मैंने देखा कि सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। मध्यम वर्ग परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, दलित समाज से होते हैं, पिछड़े वर्ग से होते हैं, महिलाएं होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके ऊपर तो बहुत कम लोग होते हैं नौकरी में। सबसे ज्यादा वर्ग 3 और 4 में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और उनकी एक 100 लोगों की जगह के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं। लिखित एग्जाम में हजारों लोग पास हो जाते हैं। फिर इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू भी कैसे चलता है? जैसे वो भेड़ बकरियों को धक्का मार मार करके निकालते हैं ना। एक आया, इंटरव्यू वाले बैठे, चेहरा देखा, अच्छा आगे जाओ, नाम पूछ लिया, आगे जाओ, गांव पूछ लिया, आगे जाओ। 30 सेकंड, एक नौजवान को 30 सेकंड मिलते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा तीसरी नजर है कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि ये नौकरी में रखने जैसा है कि नहीं रखने जैसा है। ये पोलम पोल था कि नहीं भाई? ये पोलम पोल था कि नहीं था? ये भ्रष्टाचार का खजाना खोलने का रास्ता था कि नहीं था? ये बेईमानी थी कि नहीं थी? जो इंटरव्यू देने जाता था, उसको जब इंटरव्यू कॉल आता था तो घूमता था, मिलता था लोगों को, यार किसी नेताजी से पहचान करा दो ताकि मेरा काम हो जाए। पहचान ढूंढता था, पहचान। और पहचान नहीं होती थी, वो काले धन का कारोबार होता था, भ्रष्टाचार होता। 50,000 लाओगे तो ये दूंगा, 20,000 लाओगे तो ये दूंगा, 2 लाख लाओगे तो ये दूंगा। ये चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, गरीब मां अपने गहने बेच करके बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए भ्रष्टाचार में पैसे देने के लिए मजबूर होती थी। गरीब किसान अपने बेटे को पटवारी की नौकरी मिल जाए, ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, इसलिए खेती जमीन गिरवी रख करके
भ्रष्टाचार के लिए पैसे देता था ताकि एकाध बच्चे को कहीं सरकार में जगह मिल जाए। हमने आकर के निर्णय किया कि लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उनकी एग्जाम भी कंप्यूटर लेगा। कंप्यूटर तय करेगा कि ज्यादा मार्क वाले कौन लोग हैं। कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा, किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर तय करेगा, पहले जो 100 हो गए उनको नौकरी मिल जाएगी और उसके घर चिट्ठी चली जाएगी। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमें हिंदुस्तान में सभी राज्यों को लिखा कि जो काम हमने किया है आप भी राज्य में लागू करो। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश से ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। वो कागज को फाइल में बंद करके रख दिया, क्योंकि अगर इंटरव्यू बंद हो जाएंगे तो अपने पराये का खेल नहीं होगा, नोटों के थप्पे नहीं आएंगे, बेईमानों को संभालने की व्यवस्था नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने इस काम को नहीं किया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक तरीके हैं, लेकिन आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तम प्रदेश बन सकता है अगर सही सरकार चुनी जाए तो। इनसे उत्तर मांगा जाए। मैं लगातार उनके भाषण सुन रहा हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार को गालियां देकर के मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाइयों। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। कौन कहता है काम नहीं होता है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको किसी न किसी केस में फंसाया जाता है कि नहीं फंसाया जाता है? उनको दबाने के लिए पुलिस का डंडा चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है? इन छोटे व्यापारियों का क्या गुनाह है? मैं इन छोटे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, ये आपकी सुरक्षा हमारी सरकार बनते ही सामान्य मानवीय की सुरक्षा में आपको भी उतना ही हक मिलेगा जो हर उत्तर प्रदेशवासी को मिलेगा। ये मैं आपको वादा करने आया। भाइयों बहनों, ये गाजियाबाद इस अथॉरिटी का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या खर्चा हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। राज्यपाल सिंह ने चिट्ठियां लिखी, भारत सरकार ने कहा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम सीएजी से ऑडिट नहीं करवाएंगे। दाल में कुछ काला है।
जमीनों का घोटाला है, गंदा कारोबार है, बेईमानी पूर्व बहार है। और इसीलिए सीएजी से ऑडिट कराना नहीं चाहते। गाजियाबाद के मेरे भाइयों बहनों, बताइए, आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उन्होंने सीएजी से ऑडिट करवाना मना कर दिया है। मैं आज आपको कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, गाजियाबाद समेत, उनका सीएजी का ऑडिट कराने का कानून पास करेंगे और उसको करवा के रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक मायावती के बड़े प्रिय अफसर थे यहां, बड़े प्रिय अफसर थे। किस कारण प्रिय थे हमें मालूम नहीं। और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी चुनाव में उसके खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उनको उनसे प्रेम हो गया और यहीं बिठा दिया। ये सीबीआई है, मोदी है। आज वो जेल में सड़ रहे हैं, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे जितने चोर लुटेरे हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में प्रधानमंत्री शंखनाद रैली कर रहे हैं और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को हटाना है तो भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को हटाना होगा, यूपी की सरकार को हटाना होगा। नौकरियों में जिस तरह के भ्रष्टाचार किया गया है, गड़बड़ियां की गई हैं, उनको हटाने के लिए जब अगर बीजेपी सरकार में आती है तो ऑडिट कराया जाएगा। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में बीजेपी की शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे हैं और विरोधियों पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। तो वहीं अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने हाथरस में पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम की शंखनाद रैली में हम फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने हाथरस में क्या कुछ कहा था। उत्तर प्रदेश में मैंने यात्रा की, 30 दिन की यात्रा आपको याद होगा। और यात्रा में मैंने एक सवाल मोदी जी से पूछा। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, मुंबई में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं। इनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंकों ने इन्हीं 50 परिवारों को 6 लाख करोड़ रुपया कर्जा दे रखा है। अब मोदी जी जानते हैं कि जैसे उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया, वैसे ही वो ये 6 लाख करोड़ रुपया माफ करें। मैंने कहा मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान त्रस्त है, रो रहा है, दबा हुआ है, अपने आप को कुछ न महसूस कर रहा है। जैसे आपने 1,10,000 करोड़ रुपए इन 50 सूट बूट वालों के माफ किए, वैसे आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। और मैं आपको बताता हूं मुझे जवाब क्या मिला। मैंने उनसे कहा, मोदी जी आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का, तरस खाइए, किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला, देखिए,
जैसे अब सन्नाटा छा गया वैसे। एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब तक नहीं दिया। अब समय है उत्तर प्रदेश के युवाओं को जवाब देना। आप देख रहे थे इसी तस्वीरें। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हुए हैं और आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि 50 संपन्न परिवारों का कर्जा तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्जे माफ के लिए उन्होंने नहीं सोचा। आप रुक करते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं गाजियाबाद, रैली कर रहे हैं। सामान्य मानवी जिंदगी भर की कमाई बचा करके एक छोटा सा फ्लैट खरीदना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन ये लॉबी जिनको राज्यों के ऐसे अठंग राजनेताओं की मदद मिलती है, तो ये बिल्डर मध्यम वर्गीय लोग जो पेट काट करके मकान बनाना चाहते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनके हक के पैसे नहीं देते हैं, मकान नहीं देते हैं। जिस प्रकार का नक्शे कागज पे दिखाया है वैसा मकान बनाते नहीं है, उससे भी छोटा बना करके दे देते हैं, हर प्रकार से बेईमानी करते हैं। भाइयों बहनों, ये पीड़ा कोई आज की नहीं है, 3-4 दशक से समस्या है। ये दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो कानून बनाए, कानून बना करके मध्यम वर्गीय लोग जो मकान बनाना चाहते हैं, ये बिल्डर लोग उसको लूटते हैं, उनको रक्षा दी जाए। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को अपना हिसाब दे रहा हूं, हमने वो कानून बना दिया, रियल एस्टेट का कानून बना दिया, और आज किसी भी सामान्य नागरिक को इस प्रकार की जो धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर है, मकान के नाम पर लूट नहीं सकते। जो बात करार की गई है वैसा मकान देना पड़ेगा, और नहीं देगा, अगर शिकायत करेगा तो उसकी जिंदगी जेल में जाएगी। भाई, ये काम हम करते हैं। आप मुझे बताइए, भारत सरकार ने एक फसल बीमा योजना लाई, पहली बार देश में। दिल्ली में हमने एक ऐसी सरकार, आपने मुझे काम दिया है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी बीमा योजना है? अगर बारिश हुई नहीं और जब आपको बुआई करनी थी, मौसम ने मदद नहीं की, बुआई नहीं हो पाई, अगर बुआई नहीं हो पाई तो भी आपकी कितनी एकड़ जमीन है, कितनी पैदावार हो सकती है, उसका हिसाब किताब लगा करके बुआई नहीं की है तो भी फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा। ऐसा बीमा हम लाए हैं। फसल काटने के बाद, फसल हो गई, मानो अच्छी हो गई, और फसल काटने के बाद खेत में आपने फसल खड़ी करके रखी है, ट्रैक्टर या ट्रक आने वाला है, बाजार में जाने की तैयारी है, और अचानक ओले गिर गए, बारिश आ गई और फसल खराब हो गई, तो भी बीमा का पैसा मिलेगा। ऐसा बीमा हमने देने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये फसल बीमा में हमने 2% और 1.5% का ही खर्चा किसान के जिम्मे लगाया है। 98%, 98% इसका भुगतान सरकार करेगी। किसान को सिर्फ 2% या 1.5% देना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसानों की दुश्मन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में 14% किसानों तक ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने पहुंचाई। सिर्फ 14%। 80-85% किसान अभी भी उसे वंचित रखे गए हैं। और हम जहां भाजपा की सरकार है राजस्थान में, 53% किसानों का बीमा हो गया।
महाराष्ट्र में करीब करीब 50% का हो गया, मध्य प्रदेश करीब करीब 50% का हो गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए किसानों के साथ कैसा अन्याय कर रही है। सिर्फ 14% लोगों का उन्होंने बीमा लिया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे गन्ना किसान, 2014 के चुनाव में मैंने कहा था गन्ना किसानों का बकाया दिया जाएगा, 22,000 करोड़ रुपया था। हमने आकर के सारी गतिविधि की, किसानों के खाते में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर किया और 32 लाख किसानों को सीधा पैसा दिया। 98% भुगतान हमने करवा दिया था। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज भी जिन किसानों का भुगतान बाकी रहा है, इतनी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। 2 महत्वपूर्ण संकल्प किए उन्होंने। मेरे किसान भाई इसको समझे, ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मैं भी उत्तर प्रदेश का एमपी हूं। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, पहले ही दिन ये काम मैं उनसे करवा लूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। एक काम उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पहला काम, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं, जैसे ही सरकार बनेगी पहला काम मैं उनसे करवा के रहूंगा, ये मैं आपको कहता हूं। और दूसरा काम, फसल बीमा के काम के लिए गांव-गांव लोग जाएंगे। साल भर के अंदर अधिक से अधिक किसान फसल बीमा लेकर के सुरक्षा का महसूस करे, इसका काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये क्या समाजवाद है, मैं तो हैरान हूं जी। भाइयों बहनों, न मुझे उनकी समझवाद समझ में आती है, न मुझे उनका समाजवाद समझ में आता है। भारत सरकार गरीबों को 2 टाइम अन्न मिले, इसके लिए पूरी तिजोरी खाली कर देती है। आपकी थाली में रुपये 2 रुपये में गेहूं चावल मिले, इसके लिए भारत सरकार एक एक समय खाने के लिए गरीबों के लिए 25-25, 30-30 रुपया एक एक व्यक्ति के पीछे भारत सरकार देती है, ताकि गरीब भूखा सो न जाए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार को गरीबों को अनाज के लिए हमने कहा सूची दो, हम आपको 750 करोड़ रुपया अतिरिक्त देना चाहते हैं। ये सूची दे नहीं पाए, क्योंकि वो जरा बैठते हैं कि वोट दिया था कि नहीं दिया था। अगर वोट दिया है तो सूची में नाम देंगे, लेकिन वोट देने वाली जाति का नहीं है तो उसको भूखा मरे तो मरने देंगे। ये खेल खेला गया। भाइयों बहनों, ये पैसे पड़े हुए हैं, भारत सरकार पैसे देने को तैयार है, लेकिन स्वार्थी राजनीति के कारण गरीब को 2 टाइम खाना भी न मिले, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को रत्ती भर तकलीफ नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, व्यापारियों को मैं आज एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस गाजियाबाद के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ मेरी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई मेरी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ है। ये बड़े बड़े बाबुओं ने जो जमा किया है ना, वो मुझे निकालना है। बड़े बड़े पदों पर बैठ करके लूटा है, उनसे निकालना है। एक गरीब व्यापारी, उसके खिलाफ मेरी सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। निश्चिंत रहिए,
इसलिए भाइयों बहनों, लेकिन जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं खाक पी करके, उनको तो निकलवा के रहूंगा भाई। कितना ही बड़ा बाबू क्यों न हो, कितना ही बड़ा राजनेता क्यों न हो, कितना ही बड़ा मंत्री क्यों न, आपने देखा होगा कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री के यहां से 150 करोड़ निकाल दिया, 150 करोड़ बारी बारी से। और इसलिए ये व्यापारियों को गुमराह करने के जो खेल चल रहे हैं, आप चिंता मुक्त हो जाइए। और हमें बताया इनकम टैक्स अफसरों को, कोई इनकम टैक्स अफसर जाएगा नहीं। अगर आपके मन में कोई शंका है, एसएमएस भेज दो, ईमेल भेज दो, वो रूबरू नहीं आएगा, वो ईमेल से जवाब देगा। और भी कुछ जानना है तो फिर से ईमेल लिखो, लेकिन किसी से बुलाओगे नहीं, सौदा नहीं करोगे, कारोबार नहीं करोगे। ये कागज ये काम किया है हमने जी। सामान्य मानवी को रक्षा देने के लिए मेरा काम हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है। उत्तर प्रदेश का किसान देश का पेट भरने का काम करता है। गंगा जमुना का ये धरती उपजाऊ धरती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ धरती वाला प्रदेश है। लेकिन ये सरकार किसानों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को निर्धारित मूल्य पर अगर किसानों से गेहूं खरीदते हैं, भारत सरकार वो खरीदने के लिए तस्वीर देख रहे हैं गाजियाबाद से। प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ करना प्राथमिकता होगी, फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। और अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के बिजनौर, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, जनसभा कर रहे हैं। तीनों का तो है ही चुनाव, लेकिन बताओ असली चुनाव हमारा है कि नहीं है? इसलिए जो लोग कहते थे कि 5-5 मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो। 5 वाले एक नाम नहीं ले पाए सामने, और वहीं पत्थर वाली सरकार को कहीं मदद करोगे, पत्थर लगाएगी वो सरकार। अगर कोई है खुशहाली वाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली पार्टी, तो वो आपकी समाजवादी पार्टी है। हमने तो बिजनौर को मेडिकल कॉलेज भी दे दिया और सुविधाएं भी देंगे। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, अभी तो इन्हें 500 रुपया महीना मिल रहा है, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बच्चे जो हमारे पढ़ने जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जो सबसे गरीब लोग हैं गांव के, जो सबसे गरीब है वही हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी पढ़ाई जो स्कूलों की है, हमें कहीं से अगर कंप्यूटर के माध्यम से भी उन्हें पढ़ाना पड़ा तो अलग से सुविधा करेंगे उसके लिए। और अभी तो गरीब बच्चों को हम ड्रेस दे रहे हैं, बैग दे दिया, बर्तन दे दिया है, हफ्ते में 1 दिन दूध भी दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल भी दे रहे हैं। आने वाले समय में 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी उनको देने का काम समाजवादी करेंगे, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उन बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उनका भी मन लगे पढ़ाई में। वहीं जहां समाजवादी लोगों ने पेंशन देने का काम किया महिलाओं को, वहीं अगर बस में उनको सरकारी चलना पड़ेगा, कहीं यात्रा पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 50% माफ कर दिया, 50% पैसा नहीं लगेगा उनके किराए में, उनको सुविधा देने का काम किया। हमारी माताएं बहनें खाना जल्दी बना लें तो उनके लिए एक प्रेशर कुकर देने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया। लैपटॉप बांट करके कम से कम 18 लाख लोगों को हमने लैपटॉप दिया, मदद हुई। आने वाले समय में सरकार से जोड़ने के लिए जानकारी मिल जाए आपको योजनाओं के बारे में, वो योजनाओं को कैसे काम कर सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो योजनाओं से, रोजगार कैसे पा सकते हो, या रोजगार के बारे में जानकारी नौजवानों को मिल जाए। इसलिए हम आने वाले समय में स्मार्टफोन देने की भी योजना शुरू करने जा रहे हैं। बताओ किसी पार्टी के पास इतने अच्छे काम करने के फैसले हो तो बता दो। इसलिए जहां गन्ने के किसान की मदद की, चीनी मिल नहीं बंद होने दी, क्योंकि एक बार तो बीजेपी के लोगों ने संकट पैदा कर दिया था, विदेश से चीनी मंगा करके हमारी चीनी मिलें नहीं चल पाती। हमें अपनी तरफ से भी मदद करनी पड़ेगी।
और किसानों को हमने पूरा का पूरा भुगतान कराने का काम किया। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, साथ ही साथ हमारा और आपका चुनाव भी है। इसलिए हमारी मदद करना, साइकिल के चुनाव चिन्ह और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं और ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जिन्होंने समाज में बांटने की कोशिश की, समाज में जहर घोलने की कोशिश की, उनको एक बार फिर करारा जवाब देने का काम मौका हम लोगों के हाथ से चूके नहीं। इसलिए मदद कर देना। जहां तक शेख सुलेमान साहब है हमारे, हमने बहुत परीक्षा ले ली, हमने और नेताजी ने इनकी बहुत परीक्षा ले ली। इस बार इन्होंने त्याग करके हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं, शेख सुलेमान साहब, और बहुत पुराने हैं शेख सुलेमान साहब। इसलिए शेख सुलेमान साहब का भी इस बार आने वाले समय में हम सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और राजेश भाई, मेहनत करना जिससे हमारे तमाम लोग जीत जाएं। यहां तो करना ही करना, वहां भी मदद करना, हर विधानसभा में। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना। और हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे कि बड़ी मुश्किल से साइकिल बची है। एक बार लगा कि साइकिल हम लोगों से छूट न जाए, लेकिन बताओ अब साइकिल को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हमें एक बार फिर मौका दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। अगर आप मौका देना चाहते हो तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना, जिससे एक बार फिर बहुमत की सरकार बना दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भारत माता के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारी मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए।